क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम, इंडक्टर दे रखा है जिसका इंडक्टेंस है 80 मिली हेनरी, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। अब यहाँ पर सीरीज में है यानी सीरीज LCR सर्किट है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 50 हर्ट्ज AC सोर्स है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या है मेरी 2 पाई f होती है और f की वैल्यू क्या है 50 हर्ट्ज, तो हो जाएगा मेरे कितना 100 पाई रेडियन पर सेकेंड ओमेगा। बोल रहा है इफ द सोर्स वोल्टेज एंड द करंट, यानी कि जो सोर्स का वोल्टेज है, इसी सोर्स का जो वोल्टेज है और जो करंट है सर्किट के अंदर जो फ्लो हो रहा है करंट, बोथ आर इन फेज, यानी कि वो सेम फेज की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो दोनों सेम फेज में है यानी कि क्या है वोल्टेज और करंट सेम फेज में, और मुझे पता है कि LCR सीरीज LCR सर्किट है और वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में है, यानी कि क्या यहां पर काई L और काई C का खेल खत्म हो जाएगा और वो कब होता है रेजोनेंस में होता है ना भाई, रेजोनेंस में होता है, क्योंकि रेजोनेंस में हमारा नेट इंपीडेंस आता है कितना, नेट इंपीडेंस आता है मेरा R के बराबर, जो कि मिनिमम होता है इंपीडेंस, है ना, जो कि मेरा मिनिमम इंपीडेंस होता है। और ये मिनिमम इंपीडेंस अगर है वो भी कॉन्वर्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर प्रोवाइड कर रहा है, और रेजिस्टर में तो करंट हमेशा वोल्टेज के साथ ही साथ चलता है, दोनों सेम फेज में होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला ये क्या है एक रेजोनेंस की कंडीशन शो कर रहा है। तो यानी कि मुझे क्या पता है रेजोनेंस में मेरा ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 1/LC होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुझे C की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो C को इधर भेज दूंगा, ये बन जाएगा मेरे पास क्या 1/L ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू मुझे पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है ना, ओमेगा की वैल्यू पता है मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से निकाल लेंगे 1/L यानी कि 80 इंटू मिली को कन्वर्ट करना है हेनरी में, तो मिली इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 टाइम्स, है ना, 1 मिली हेनरी किसके बराबर होता है 10 की पावर -3 हेनरी के बराबर होता है। मिली कहीं भी रख जाए, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 पाई, तो 10 की पावर 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 और पाई स्क्वायर, है ना। तो इसको सॉल्व करके मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आता है कौन सा बी ऑप्शन, यानी कि 127 माइक्रोफराड, यानी कि सॉल्व करके तुम आपका आंसर आएगा कितना 127 इंटू 10 की पावर -6, तो इसको मैं ये फराड में आएगा, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 127 माइक्रोफराड, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आंसर मिलेगा, तो उसको कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, बस के अंदर ये पहचानना था कि रेजोनेंस की कंडीशन है या नहीं। ओके अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 4 ऑब्जेक्ट्स W, X, Y and Z each with charge particle of charge plus Q are held fixed at 4 points, यानी कि मैं फिगर बना रहा हूं फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये W, ये X, ये Y, Z, W, X, Y, Z और ये डिस्टेंस दे रखा है D। तो यहां पर बोल रहा है W, X, Y और Z, यहां पर क्या है इन पोजीशन पर समझो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड है +Q, यानी कि मान लो यहां पर भी +Q रखा हुआ है, यहां पर भी +Q, यहां पर भी +Q और यहां पर भी +Q। तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट X एंड Z आर ऑन द मिड पॉइंट्स, यानी कि X और Z जो है वो दोनों क्या हैं इस लेंथ के मिड पॉइंट पे हैं, X WY के मिड पॉइंट पे है, Z भी इस लेंथ के मिड पॉइंट पे है, ठीक है। आगे बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F, यानी कि W वाला जो चार्ज पार्टिकल है यानी कि Q ऑन ऑब्जेक्ट X, यानी कि W और X के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका नाम है F, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ये चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ रिपल्सिव फोर्स,
हो गया होगा एफ, इन्होंने बोल रखा है एफ है, तो बोल रहे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय डब्ल्यू ऑन जेड। अगर डब्ल्यू एक्स पर फोर्स लगा रहा है एफ नाम का, तो डब्ल्यू जेड वाले चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर एफ की वैल्यू निकाल लूँ, ये डिस्टेंस कितना है मेरा, पूरा डी है, तो यानी कि ये डी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था मेरे से एक्स किस पे है, मिड पॉइंट पे है, ये डी बाई टू, ये भी डी बाई टू है ना। तो डब्ल्यू और एक्स से फोर्स निकालते हैं पहले तो। एफ जिसको बोल रखा है इन लोगों ने एफ कितना हो जाएगा इस पर, के क्यू स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू होता है वैसे, तो क्या हो जाएगा क्यू टाइम्स क्यू अपॉन में दोनों बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टू का स्क्वायर 4, ऊपर जाएगा 4, हो जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ये मेरी एफ की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूँ डब्ल्यू और जेड पर जो दोनों इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी मुझे पता नहीं है। ऑल्दो ये भी क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये भी क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर इस तरह फोर्स लगाएगा एफ, मतलब कुछ और टाइप का फोर्स होगा, उसके लिए बता रहा है वो। अब देखो यहाँ पर मैं फोर्स निकालूंगा तो वो क्या आएगा मेरा, इसको मैं एफ डैश बोल दे रहा हूँ, तो एफ डैश क्या आएगा, ये एफ डैश है मान लो। तो मुझे पता है इसके बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा पहले, तो ये डिस्टेंस कितना होगा देख लो। मुझे पता है ये डिस्टेंस क्या है मेरा, पूरा ये पूरा डिस्टेंस डी है, और ये डिस्टेंस डी बाई टू, और ये 90 डिग्री का एंगल है ना भाई, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है। तो ये डी बाई टू, ये डी, तो ये कितना हो जाएगा मेरा डिस्टेंस, ये डी है, ये डी बाई टू है। तो पाइथागोरस से अगर मैं निकालूंगा तो क्या लाऊंगा यहाँ पर, ये मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जेड का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से डब्ल्यू जेड की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4, यानी कि 5 डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ से मेरा आ जाएगा डब्ल्यू जेड का डिस्टेंस √5 डी बाय 2, तो यानी कि डब्ल्यू जेड की डिस्टेंस कितना है, √5 डी बाय 2। अब निकाल लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा के क्यू टाइम्स इंटू क्यू टाइम्स, क्योंकि अभी भी इसका नाम चार्ज पार्टिकल क्या है क्यू, इसका भी क्यू ही है, अपॉन में दोनों की डिस्टेंस, यानी कि √5 डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरा क्या, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, अपॉन में क्या बचेगा √5 का स्क्वायर 5 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे पता है कि 4 के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एफ है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 4 के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो यानी किसके बराबर हो जाएगा ये, एफ बाय 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये टाइम अभी हम लोगों को लग गया समझाने में बस। ठीक है, चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। Two sources of equal EMF are connected in series। हो रहा है दो सेल्स थे जिनका इक्वल EMF है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ठीक है, पहले सीरीज में लगा लेते हैं। दो EMF थे, अब उन्होंने बता नहीं रखा कि सीरीज में कैसे लगे, सेम पोलैरिटी के साथ है डिफरेंट पोलैरिटी के साथ। तो हम लोग क्या मानेंगे, सेम पोलैरिटी के साथ ही मानेंगे। इसका भी EMF E है, इसका भी EMF E है। द कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज इन टर्न कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। यानी कि ये किससे कनेक्टेड है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, कैपिटल R से। अब आगे बोल रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्सेज। इसको मैं बोल रहा हूं यहां पर, मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या R1, इसका है इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, आगे बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0। बोल रहा है अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2, यानी कि इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी बात कर रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। उसने टर्मिनल वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन लोगों को मानना क्या है, टर्मिनल ही मानना है, क्योंकि उसने R2 के अक्रॉस भी बोला है। ठीक है, तो यानी कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस इस सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, ये बोला है उसने। तो बोल रहा है देन कैपिटल R इज इक्वल्स टू, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू पूछ रहा है R1 और R2 की टर्म्स में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि अगर इस सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा वही वाला, क्या होता है मेरा डेल्टा V इज इक्वल्स टू, इस सेल के क्रॉस लगा रहा हूं अभी। ठीक है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा V इज इक्वल्स टू इस सेल का EMF माइनस जो करंट दौड़ रहा होगा यहां पर। ठीक है, वो तो करंट है, सीरीज में सेम रहेगा, I टाइम्स R2। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, V के लिए तो 0 है,
उसने बोला ना मेरे को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो E माइनस R2 है, तो यहां से क्या आएगा मेरा E की वैल्यू आ जाएगी IR2 के बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन थोड़ी देर के लिए 1 ले लो। अब लगा दो क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस, जो चीज होती है हमारी, क्या मुझे पता है कि I की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, E अपॉन में कैपिटल R, E नेट होता है एक्चुअली में, E नेट अपॉन में R प्लस स्मॉल r नेट होती है। ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअली में यहीं से फॉर्मूला निकलता है ये, बट हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा बता दे रहा हूं मैं। यहाँ पर मुझे पता है कि V मेरा क्या होता है, E माइनस IR होता है। ठीक है, अभी मैं जनरल सर्किट की बात कर रहा हूँ, जनरल सर्किट की, तो V को क्या लिख सकता हूं मैं, I टाइम्स कैपिटल R, है ना भाई, I टाइम्स कैपिटल R लिख सकता हूं, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो करंट यहां पर भी I है, यहां पर भी I है, I टाइम्स कैपिटल R इज इक्वल्स टू E माइनस स्मॉल IR। तो यहां से अगर मैं इसको तो ले जाऊं तो यहां पर I कॉमन लेके मैं लिख सकता हूं R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू E। तो यहां से मेरा निकल के आएगा I इज इक्वल्स टू E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। लेकिन ये कब वैलिड है, पूरे सर्किट के लिए वैलिड है ये। ठीक है, जब दो सेल्स लगे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेट लिखना पड़ेगा, और स्मॉल r की वैल्यू भी नेट लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे लिख दूंगा मैं I इज इक्वल्स टू E नेट क्या होगा 2E हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है ना भाई, और सेम ब्लड ही साथ है, और इसका R एक्सटर्नल कितना है, R है, प्लस R नेट क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2 होगा। अच्छा, यहां पर देखो अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकाल लूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से I की वैल्यू क्या आएगी, यूजिंग क्वेश्चन 1, ये हो जाएगा मेरा E बाय R2। तो अगर मैं पुट करूं I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E बाय R2 आ जाएगी, इज इक्वल टू 2E अपॉन में कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। तो देखो यहां से E से E कट गया, है ना, तो यहां पर क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा मेरा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका इससे, इसका इससे, तो मेरा आ जाएगा R प्लस का R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R2। तो यहां से मेरा आ जाएगा कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये मेरा आ जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा है मेरा, बी है। ओके, ऑप्शन कौन सा है मेरा, बी है। ये बहुत जल्दी करोगे तो इजीली आ जाएगा, ये बच्चों को एक्चुअली में फॉर्मूला याद रहता है, ये फॉर्मूला याद हो तो बहुत जल्दी हो जाता क्वेश्चन ये। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39 का देखिए, 39 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ये क्या बकवास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप फॉर्म्स करती है ना भाई, क्योंकि अगर मैं बाहर मैग्नेट की बात करूं तो यहां पर नॉर्थ पोल होता है, यहां साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन ये थोड़ी नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होकर साउथ पे एंड हो जाती हैं भाई, ये अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, है ना। जब तो बोलते हैं हम लोग आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्लोज लूप बन गया। तो ये तो बोल रहा है डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, तो गलत हो गया। उसने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, बी स्टेटमेंट। देखो आगे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ये बात गलत कर दी इसने, क्या करा, चलो ये बात तो सही कह रहा है फिर भी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ये बात इसने गलत कर दी। एंड थोड़ी होती साउथ पोल पे, वो तो आगे बढ़ती रहती है, चलती भी है आगे, है ना। तो यानी कि बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन बोल रहा है द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बात ट्रू है ना। ऑल्दो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास में हम लोगों को पढ़ा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसी के अंदर हम लोगों को अगर ये प्रॉपर्टी याद होती है तो ये क्वेश्चन फटाफट से हिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर मुझे किसी इंस्टेंट पॉइंट पे डायरेक्शन बतानी है तो उसी पॉइंट पर मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। मान लो इस पॉइंट में बतानी है डायरेक्शन क्या है, तो यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। मान लो इस पॉइंट में बतानी है तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये टेंजेंट ही बता रहा है, तो उसने सी ऑप्शन ने बोला भी है, तो ये ट्रू है। डी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर चलो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी ऑप्शन बोल रहा है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर।
बकवास कर रहा है ये साफ साफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही होती, तो अगर मैं इसी पॉइंट पे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता तो कहां बनाता, एक तो यहां भी बना सकता और एक तो यहां भी बना सकता था, तो मेरे पास दो डायरेक्शन आ जाएंगी ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि cos 39 का ऑप्शन है सी।